सर जय हिंद। कर्नल यूएस राठौर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। Thank you, Rajesh. It's always a pleasure talking to you. थैंक यू सर, शुक्रिया आपने समय दिया। दरअसल इसमें ये कहा गया, अग्निवीर स्कीम में बहुत हल्ला मचाया गया कि यंग आर्मी हमें चाहिए, यंग जवान हमें चाहिए। लेकिन पहले जो भर्ती होती थी वो भी 17 से 19 साल की होती थी, ये भी 17 से 22 साल तक कर दी गई है। फिर यंग आर्मी कहां से मिल रही है? एज ग्रुप तो आपने पीछे किया नहीं है, बल्कि आपने तो 22 साल तक कर दिया कि 22 साल तक के लोग जो हैं युवा अप्लाई करें। जो 22 साल का कर रहा है वो 26 में रिटायर्ड होगा। जो हमारे पहले सिपाही 17 साल में रिटायर्ड होते थे, अब वो 4 साल अग्निवीर का नहीं गिना जाएगा तो वो 21 साल में रिटायर्ड होंगे। जो हवलदार 24 में रिटायर्ड होता था वो 28 में रिटायर्ड होगा। तो यंग आर्मी कैसे बन रही है? थोड़ा मेरा कंसेप्ट क्लियर करिए। मैं बड़ा कंफ्यूज हूं सर इस पे, क्योंकि एज आपने रिड्यूस नहीं की है। एज आपने 17 से 22 साल रखी है, जो 17 से 19 थी। आप सही कह रहे हैं राजेश। देखिए, यंग आर्मी का जो नारा है वो बड़ा भ्रामक है और हमारे को कहा गया कि दुनिया की सबसे ओल्ड आर्मी है, बाकी आर्मी बड़ी यंग है। आज के टाइम में दुनिया में 3 बड़े युद्ध चल रहे हैं। रूस यूक्रेन वार चल रहा है और इधर इजराइल और हमास के बीच चला, और 100 दिन के लिए इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ। पहली चीज तो यह है कि आप स्मॉल आर्मी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अब दुनिया में जो वॉर चलेंगे, आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो, वो लंबी ड्यूरेशन के चलेंगे। आज रूस में और यूक्रेन में लोगों को 65 साल के लोग भी सड़क पर नहीं निकलते, क्योंकि उन्हें उठाकर आर्मी में भर्ती कर दिया जाता है और वहां पर हाई स्कूल से लोग आकर के भर्ती हो रहे हैं। यंग एज भी घटा दी गई है। तो रही वो बात आपके मैन पावर की, इजराइल की आर्मी का हमेशा उदाहरण दिया जाता है। इजराइल की आर्मी अपने नौसिखियापन से पिटी है, बुरी तरह पिटी। और इजराइल की आर्मी आज के तारीख में जो उनके कॉन्स्क्रिप्ट्स थे, सबसे ज्यादा उनकी कैजुअलिटीज हो रही हैं। तो ये कोई उदाहरण देना, और खासकर उन मुल्कों का देना जहां 40 लाख 50 लाख आबादी है। क्या हमें न्यूजीलैंड का उदाहरण चाहिए? क्या हमें लातविया का चाहिए? नहीं चाहिए। हमारी चीजें अलग हैं और हम नहीं समझते कि हमारे एज ग्रुप की वजह से कहीं किसी युद्ध में हमें पीछा देखना पड़ा। ऐसा तो नहीं हुआ। इसी आर्मी ने कारगिल लड़ा था। यही आर्मी पिछले आपके 36 सालों से काउंटर इंसर्जेंसी लड़ रही है। हम किधर से थके हुए नजर आ रहे हैं, हम ओल्ड दिखाई दे रहे हैं। भारत के एनवायरनमेंट के मुताबिक हमारे जवान हैं और हम अपना बेस्ट दे रहे थे। तो ये आर्ग्यूमेंट मुझे नहीं जमता है। अब इसके बाद एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि आर्मी अंग रखने के लिए आप रोटेट करेंगे तो जो आपका टैलेंट वेस्ट होता है वो चला जाता है, उसको कैसे रिप्लेस करेंगे ये बताएं आप मुझे। कुछ जो ट्रेड्स हैं या सारे ट्रेड्स हैं, सारे ट्रेड्स में आप चाहे वो सेक्शन कमांडर ही क्यों ना हो इन्फेंट्री बटालियन का, उसको कई सालों का अनुभव चाहिए जमीन को समझने के लिए, हालात को समझने के लिए, वेपन डिप्लॉयमेंट को समझने के लिए, लीडरशिप को समझने के लिए। आप 4-4 साल में बदलेंगे तो कैसे काम चलेगा? आर्मी इससे नहीं चलती है। और फिर आप ये बताइए कि आपने इफेक्टिवली आर्मी को 25% कर दिया, बिल्कुल, लेकिन किसी भी कोर का या रेजिमेंट का आप ऑर्गेनाइजेशन उठा के देख लें, आपके ओहदेदार जिन्हें आप कहते हैं लांस नायक, नायक, हवलदार, जी, इनकी सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या आपकी आर्मी में परमानेंट काडर में कोई भी आपके पास ओहदेदार नहीं रखेंगे आप? तो आर्मी चलाएंगे कैसे आर्मी चलाएंगे? इसीलिए मैं कहता हूं इस पर होमवर्क नहीं किया गया और होमवर्क करने की जरूरत है। इसीलिए हम कहते हैं इसे रिव्यू किया जाए। हाँ बिल्कुल सर, एग्री हूं आपकी बात से, क्योंकि मैं भी अपनी यूनिट में गया तो वहां पर जाके बड़ी हैरानगी हुई। जब
जो हवलदार है उनका कहना है कि यूनिट में नाइक से नीचे कोई रैंक है ही नहीं। अब नाइक ही बचे हैं, जो सिपाही थे वो आज नाइक बन गए हैं और कोई सिपाही है ही नहीं। अगर कोई है नाइक के नीचे तो अग्निवीर है। और उनका ये भी कहना है कि अग्निवीर जो परमानेंट होंगे वो डायरेक्ट अब नाइक और हवलदार बनेंगे, फिर क्योंकि फिर उनके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी, फिर कैसे होगा। तो कई सवाल है सर, लेकिन आज थोड़ा सा समय कम है, अगली बार बैठेंगे सर तो और डिटेल से बातचीत करेंगे। मैं एक शुक्रिया और इसके चीज लिए। बताना चाहता हूं। जी जी सर। अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम का एक बहुत बड़ा शिकार हुआ हमारी गोरखा रेजिमेंट्स। एग्री सर। हमारी गोरखा रेजिमेंट्स में नेपाल के गोरखा युवक आते थे और ये प्रथा बड़ी पुरानी है, कम से कम 200 साल पुरानी है। अगर आप वो टाइम नहीं लेते तो 1947 में ट्राईपार्टाइट जो संधि हुई थी तब से पुरानी है। और 12 से 1500 गोरखा नवयुवक नेपाल से हम लेते थे, जिसके वजह से नेपाल और भारत के बीच में बड़ा अच्छा खूबसूरत रिश्ता था। लेकिन 2022 में अग्निवीर की वजह से उस समय की मौजूदा सरकार ओली गवर्नमेंट ने अपने यूथ भेजने बंद कर दिए। 2022 से या कोविड के टाइम से नेपाल से कोई भर्ती नहीं हुई सर। सिर्फ छोटी सी हठधर्मिता की वजह से हमने एक ट्रेडिशन को खत्म कर दिया। हमने कई गोरखा रेजिमेंट्स जो हमारे पास हैं उनमें आज नेपाली गोरखा नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे सर। एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि जिस वक्त की जरूरत है अग्निपथ स्कीम का रिव्यू, और उसके अंदर जो ये ड्यूरेशन है ये 4 साल से इसे बढ़ाया जाए। इसके अंदर अग्निवीर रैंक को समाप्त किया जाए, इसकी जगह सिपाही में भर्ती की जाए। और जो भर्ती होता है या जो सेलेक्ट होता है आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, उसको उसकी सर्विस का बेनिफिट दिया जाए। और यहां तक जो बाहर जाता है उसको भी सर्विस का बेनिफिट दिया जाए। इस अग्निवीर अग्निपथ स्कीम में लोग कहते नहीं, लेकिन टेक्निकल ट्रेड में वाकई एक समस्या है कि लोग कैसे 4 साल में आप रडार टेक्नीशियन तैयार करेंगे और उसको बाद में आप बोलेंगे अभी जा करके तुम सीएपीएफ में नौकरी करो। ये नुकसान किसका हो रहा है, जवान का हो रहा है या ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा है सर, ऑर्गेनाइजेशंस का ज्यादा नुकसान है। माफी चाहता हूं कर्नल उत्कर्ष सर, थोड़ा समय का अभाव है, मुझे ऑफिस निकलना है, लेकिन थैंक यू सर, आपने समय दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।